नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रदेश में बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। 74 लोगों की नियुक्तियों की दूसरी सूची जारी की गई। 7 लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। विभिन्न बोर्डों में, आयोग, निगम में 67 सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं। 2 विधायकों को भी राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं। इस सूची में उनका भी नाम है। विधायक सुरेश मोदी और विधायक गजराज खटाना, इन्हें नियुक्ति मिली है। आपको बता दें, गजराज खटाना अध्यक्ष बनाए गए हैं भवन सलाहकार समिति के। इसके अलावा सुरेश मोदी, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है व्यापार कल्याण बोर्ड का। दोनों विधायक पायलट खेमे के हैं। और लोगों की अगर बात कर ली जाए तो वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं और उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी मिली है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर भी देखने को मिले हैं। नियुक्ति मिलने पर सुशील आसुपा ने नाराजगी जताई है। आसुपा को बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया, यह कहा है आसुपा ने। तो अब देखिए, जैसे ही यह सूची आई है उसके बाद विरोध के स्वर भी सामने आए हैं और सुशील आसुपा ने नाराजगी जताई है। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो सदस्य बनाए गए हैं बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के सदस्य बनाए गए, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया, ये उन्होंने कहा है। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लिस्ट दूसरी जो आई है, इंतजार काफी वक्त से हो रहा था इसका। बिल्कुल, देखिए, इंतजार हो रहा था और ये माना जा रहा था कि ये सूची कभी भी आ सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल दिल्ली दौरे पर गए थे, उससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर गए थे, तो ये माना जा रहा था कि जल्दी ही दूसरी सूची आने वाली है। और जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि कुछ नाम छूट गए हैं और उन नामों को दूसरी सूची में एडजस्ट किया जाएगा, तो वो सूची आज आ चुकी है और 74 लोगों को जगह दी गई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जंबो सूची है। पहली जो सूची आई थी वो 58 लोगों की थी और दूसरी सूची जो है ये 74 लोगों की। तो बड़े स्तर पर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा रहा है। और देखिए, इस सूची की अगर खास बात देखें तो 7 जो लोग हैं उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलग अलग विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग हैं उनमें। इसके साथ ही 67 लोग जो हैं उन्हें सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग बोर्ड, निगम, आयोगों में। सुरेश मोदी जो हैं वो नीमका थाना के विधायक हैं और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड का। इसके साथ ही गजराज खटाना जो हैं ये बांदीकुई विधायक हैं और इन्हें भवन एवं अन्य सह निर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति यानी BOCW श्रम विभाग में समिति होती है, उसकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो 2 और विधायकों को एडजस्ट यहाँ पर कर दिया गया है। पहले हमने देखा था कि सीएम के सलाहकार के तौर पर 6 विधायक एडजस्ट किए गए। उसके बाद में पिछली जो सूची आई उसमें 11 विधायक जो हैं उन्हें एडजस्ट किया गया और अब 2 विधायकों को और यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। खास बात यह है कि ये दोनों विधायक सुरेश मोदी और गजराज खटाना, ये दोनों ही पायलट खेमे के हैं। आज देखिए, ये जो सूची आई है दूसरी सूची, इसमें जो ज्यादातर नाम हैं ये पायलट खेमे के हैं। यानी दूसरी सूची में पायलट खेमे के साथ बैलेंस करने की एक तरीके से कवायद यहाँ पर देखी गई है। सुरेश मोदी और गजराज खटाना जब सियासी संकट हुआ था उस दौरान पायलट खेमे के साथ मौजूद तो थे ये और उन्हें अब यहाँ पर और इंतजार भी लंबे समय से हो रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। सेना भर्तियों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि सेना भर्ती रैलियां न होने की वजह से युवाओं का जो सपना है वो टूट रहा है। अभ्यर्थियों को
अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। 2 सालों से सेना भर्ती का नियमित आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आयु सीमा में छूट दी जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है राजनाथ सिंह को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और चिट्ठी में जिक्र किया गया है 2 सालों से जिस तरीके से सेना भर्ती का नियमित आयोजन नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर के जिक्र किया गया है। सेना भर्तियों को लेकर इसमें जिक्र है, सेना भर्ती रैलियां ना होने से युवाओं के सपने टूट रहे हैं। अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए, क्योंकि बीते 2 सालों में रेगुलर तौर पे भर्तियां नहीं हुई हैं। पीएम मोदी ने चलिए ये खबर भी आपको दिखाएंगे गति शक्ति योजना की, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं कि अभी जंग खत्म नहीं होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की, जिसका समाधान निकालने के लिए बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो क्या अब परमाणु युद्ध होगा? बेलारूस में भी नहीं बनी बात। नहीं निकला शांति का फॉर्मूला। यूक्रेन ने रखी मांग, रूस नाराज। रूस क्रुद्ध, नहीं थमेगा युद्ध। तो क्या अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है रूस और यूक्रेन की जंग? सवाल इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट कर दें। अब समझिए कि आखिर क्या है न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स यानी सेना का वो बल जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। हालांकि यूक्रेन पर हमले से पहले ही अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सभी देशों को धमकी दी थी कि अगर युद्ध में दखल देने का प्रयास किया गया तो उनके पास हथियार भी हैं। पुतिन के इरादों से साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है, और इसकी वजह है रूस पर लगाई गई पाबंदियां। यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस ने पलटवार किया है। मॉस्को ने ब्रिटेन और जर्मनी समेत 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मतलब साफ है, युद्ध उलझता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। भारत सरकार ने 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की। तब से अब तक छठी फ्लाइट से 1396 भारतीय नागरिक यूक्रेन से सकुशल वापस आ चुके हैं। बाकी बचाव का काम जारी है। चलिए अब बेलारूस में हुई बातचीत को जानते हैं और समझते हैं विफल होने की वजह। दरअसल बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाने की मांग रखी। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका अब बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुका है। मतलब ये कि भरोसे के अभाव में बातचीत की शुरुआत हुई, फिर भला कैसे ये सफल हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने, यह खबर हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीकर से खबर है, जहां पर फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर 5 लाख रुपए मांगे हैं।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट से आज राजस्थान के 41 स्टूडेंट्स दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इन छात्रों में 18 स्टूडेंट आज सुबह पहुंचे और 23 छात्र शाम एयरपोर्ट पर पहुंचे। आज एयरपोर्ट पहुंचने वाले राजस्थान के इन स्टूडेंट्स का राजस्थान की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त और इस मिशन के राजस्थान से नोडल अधिकारी धीरज श्रीवास्तव ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सीएम गहलोत के निर्देशन में हम लगातार राजस्थान के छात्रों की सुरक्षित वापसी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की है कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए प्रवासियों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव मदद करे। मुझे निर्देशित किया कि बच्चे जो यूक्रेन से आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ रिसीव करें और मुझे खुशी है कि आज 21 बच्चे हमारे सकुशल हमारे भारत आ पाए। इनको आगे इनके परिवारों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। जिस भी संसाधन से जाना चाहेंगे इनको इनके फैमिली तक हम लोग पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति पर वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी, साथ ही देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है और इसमें कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर की अहम भूमिका रहने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के इस नए युग में आपके लिए नई इकोनॉमिक संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, देश के प्राइवेट सेक्टर से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गौरवशाली योगदान दें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिली है। 6 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। जासूसी के शक में इन्हें हिरासत में लिया गया है। किशनगढ़ और पोकरण के ये युवक रहने वाले हैं। संदिग्धों को जयपुर लाया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त सुरक्षा एजेंसियों की ये संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिले के 6 संदिग्ध युवकों को जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में लिया है और यह भी जानकारी मिली है कि जासूसी का इन पर संदेह था। ये पहली स्टेज में थे और हो सकता है कि अन्य दुश्मन देशों के साथ जो है ये बात करें या कुछ आक्रांति शक्तियों के साथ इन लोगों के जो है वो एजेंसियों को सूचना दी कि इन्होंने कुछ जानकारी लीक की है, जिसको लेकर इन 6 लोगों को उठाया गया है। और जिन इलाकों में रहने वाले 6 लोग हैं वो 6 ही जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेंसिटिव एरियाज है। एक जो है वो पोखरण का क्षेत्र है जहां से 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, जो कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज से बड़ा नजदीक है। और अन्य 3 लोग जो कि तनोट बॉर्डर क्षेत्र और किशनगढ़ बॉर्डर क्षेत्र है वहां के जो है वो बासिंदे बताए जा रहे हैं। कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। सीकर से खबर है, जहां पर फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर 5 लाख रुपए मांगे गए। अकाउंट हैक कर अश्लील फोटो डाल दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमका थाना सदर थाना इलाके का ये मामला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात पुरानी पेंशन योजना की, जिसे अब कांग्रेस पूरी तरह भुनाने की कोशिश कर रही है। बजट में सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस मुद्दे को भुनाते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में लागू करवाने की मांग करेंगे। इतना ही नहीं, डोटासरा ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करवाएंगे। साथ ही
अब कांग्रेस इस योजना को चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। कांग्रेस के इस ऐलान ने अब बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान का पूरा जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, इसको लागू करने की कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। मैं खुद एआईसीसी दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से करके आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आगे में आने वाले समय में पूरे देश में हर स्टेट में ये वापस लागू हो, इसकी हम लोग घोषणा पत्र में घोषणा भी जन घोषणा पत्र में करेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद भी, खासकर सीएम गहलोत के लिए कुछ फैसलों से पार्टी का जोश हाई है और अब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से कामकाज के आधार पर बहस को तैयार है। आखिर सीएम का फैसला कैसे बदल रहा है माहौल और कितना होगा इसका असर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गेम चेंजर बनकर उभर रहे गहलोत। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साधुवाद देता हूं और उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। इस वक्त उन्होंने कहा कि सारे बच्चों का खर्चा उठाएंगे, उनको घर तक पहुंचाएंगे, बहुत बड़ा फैसला है। गहलोत की घोषणाओं से कांग्रेस में जोश हाई और वो राजस्थान की सरकार ने पहल कर दी और जो कर्मचारियों का डिसीजन वो भी राज्य सरकार ने लिया। अब यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री में उनके घर तक पहुंचाने का फैसला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। तो जिस तरह से कर्मचारियों के लिए बड़ा डिसीजन लिया, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना। शहरी रोजगार गारंटी कानून और कर्मचारियों के फैसले के लिए इवन बिजली तक स्लैब वाइज छूट दे दी, बहुत बड़ा डिसीजन। सीएम का मास्टर स्ट्रोक क्या भुना पाएगी कांग्रेस? मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में, तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच जब राजस्थान में बजट पेश हुआ तो उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। सीएम गहलोत के लिए बड़े फैसले ने पूरे देश की जनता में उम्मीद बंधाई। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में बदलाव कर सीएम ने केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती पेश कर दी। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापिस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस का हाईकमान जल्द ही गहलोत सरकार के लिए फैसले को कांग्रेस मॉडल के रूप में देश के सामने रखेगी। कांग्रेस के नेता अब खुलकर केंद्रीय बजट और राजस्थान के बजट की तुलना देश के सामने करने लगे हैं। मैं इसके लिए अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं और उनके जो मास्टर स्ट्रोक है वो लोग देखते हैं। जब लोगों को जरूरत थी राजस्थान की जनता को, तब जो बजट अभी आया, तब मैंने लोगों से कहा कि ये वक्त आ गया जब तराजू लेकर और गहलोत सरकार और मोदी सरकार के बजट पर चर्चा होनी चाहिए। गहलोत एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं जो कांग्रेस को राष्ट्र स्तर पर राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका मुहैया करा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करना, आप समझ लो इस बेरोजगारी और महंगाई के समय में कितना बड़ा डिसीजन है। ये बहुत बड़ा डिसीजन इनका है और मैंने उस वक्त हम लोग डिमांड कर रहे थे कि शहरी रोजगार गारंटी कानून भारत सरकार लागू करे, क्योंकि नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून तो सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लग गया, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये शहरी रोजगार गारंटी कानून के लोग उम्मीद कर रहे थे और वो राजस्थान की सरकार ने पहल कर दी और जो कर्मचारियों का डिसीजन वो भी राज्य सरकार ने लिया। सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, जो अब पुरानी पेंशन लागू करने और मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे बड़े फैसलों तक पहुंचा है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार के पास बेहतर प्रदर्शन के लिए वक्त की भी कमी नहीं है। तो क्या माना जाए कि सीएम गहलोत के फैसलों से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी?
दिनेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।